मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्विक रिवीजन प्रोग्राम में भारतीय संविधान सभा पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय संविधान सभा की बातचीत अगर करें तो संविधान सभा की शुरुआत अमेरिका के संविधान लेखन से हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1787 ईस्वी में वहाँ पर एक संविधान सभा के लिए बैठक फिलाडेल्फिया में बुलाई गई थी, जिसमें लगभग 55 से 60 सदस्य उपस्थित थे और वाशिंगटन के नेतृत्व में पहली संविधान सभा की स्थापना हुई और वहाँ पर एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। उसी तरह से जब अपना देश स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ही भारतीय नेताओं ने संविधान सभा की मांग करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय संविधान सभा के अप्रत्यक्ष रूप से मांग की बात करें तो सबसे पहले तिलक जी ने 1895 ईस्वी में कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो और उसके निर्माण के लिए भारतीयों की एक सभा की स्थापना की जाए। फिर महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। फिर एनी बेसेंट ने शिमला में 1922 में ही संविधान सभा की मांग की थी। फिर 1923 ईस्वी में दिल्ली में संविधान सभा की मांग की गई और 1934 ईस्वी में एम.एन. राय जो एक वामपंथी नेता थे, उन्होंने भी भारतीय संविधान सभा की मांग की। लेकिन औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के लोगों ने की थी। मई 1934 में रांची में एक बैठक हुई और उस बैठक में स्वराजियों ने मांग की कि भारतीय वयस्क मताधिकार के द्वारा जो भारत के लोग हैं वही वयस्क मताधिकार के द्वारा एक संविधान सभा की रचना करें, निर्माण करें और उस संविधान सभा के द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान लिखा जाए। तो इस तरह से औपचारिक रूप से स्वराजियों ने 1934 में यह मांग रखा। फिर 1936 में कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में इसको रखा कि भारतीयों के द्वारा भारत के संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का निर्माण हो। फिर 1938 ईस्वी में नेहरू जी ने इस बात को रखा था। तो 38 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी और फिर 39 में नेताजी ने भी संविधान सभा के संदर्भ में बातें रखी थी। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा की मांग भारतीय नेताओं ने 1895 से लेकर के 1939 तक रखते रहे, किंतु अंग्रेजों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने इसे अगस्त प्रस्ताव जो हम देखते हैं कि 1940 में आया था, उसमें इस बात को स्वीकार किया अगस्त 1940 में कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसी तरह की बात क्रिप्स मिशन में भी दोहराई गई और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था क्रिप्स के नेतृत्व में। उसमें भी यही बात कही गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा जो भारतीय संविधान की रचना करेंगे, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया और जैसा कि हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन पर अलग वीडियो बनेंगे और विचार विमर्श किए जाएंगे, जिसमें 3 सदस्य थे और उन तीनों सदस्यों ने मिलकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। तो हम देखते हैं कि फाइनली अंग्रेजों ने 1940 में, फिर 42 में और फिर अंतिम रूप से हम देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। और चूंकि 45 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था, अब कोई बहाना भी नहीं था, इसलिए इन्होंने कैबिनेट मिशन में इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा। अब कैबिनेट मिशन में जो बातें कही गई संविधान सभा के संदर्भ में, उसमें सबसे पहली बातें यह कही गई कि संविधान सभा का निर्माण के लिए मतदान होंगे। लेकिन वहां पर एक समस्या यह थी कि समय काफी कम था और उस कम समय में प्रत्यक्ष मतदान संभव नहीं था, क्योंकि समय की समस्या के कारण अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। और अप्रत्यक्ष मतदान के लिए उस समय 45-46 में
जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उस चुनाव के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो निर्वाचन हुआ वो आपको प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं हुआ, और रियासत जो देसी रियासत हमारे यहाँ थे उनके सदस्यों के संदर्भ में कहा गया कि उनका मनोनयन होगा। तो हमारे संविधान सभा की एक सीमा भी यह रह गई, एक कमजोर पक्ष यह रहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं देसी रियासत के जो सदस्य थे वो मनोनयन के माध्यम से आए थे। अब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव का आधार क्या था? तो इसका आधार था आबादी, और आबादी में रखा गया कि मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर एक सदस्यों का निर्वाचन होगा। तो 10 लाख लोगों पर एक सदस्यों के निर्वाचन की बात स्वीकार की गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुल सदस्यों की संख्या अगर देखें तो 389 रखा गया था। 389 में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित होना था। 4 सदस्य जो हैं वह आपको उस समय के जो लेफ्टिनेंट के राज्य थे जैसे कुर्ग, दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान, वहाँ से आना था। एक एक सदस्य, एक कुर्ग से, एक दिल्ली से, एक अजमेर से, एक बालूचिस्तान से, और 93 सदस्य जो हैं वो देसी रियासत से मनोनयन होना था। तो इस तरह से 296 का चुनाव होना था, और 93 सदस्य जो हैं वो देसी रियासत से वहाँ के शासकों को भेजने का अधिकार दिया गया था। तो सब मिलाकर के टोटल हुए आपको 389, और इन सदस्यों को 3 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांट दिया गया था? तो 3 भागों में। पहला आपको सिख थे, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा साधारण, जिसको अभी जनरल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 3 समुदायों में संविधान सभा के सदस्य बटे हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वह एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा हुआ था। एकल संक्रमणीय मतदान जो है आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव होते हैं वो एकल संक्रमणीय मतदान के आनुपातिक पद्धति पर जो मतदान होते हैं, गुप्त मतदान, उन्हीं के माध्यम से होता है। ये इलेक्शन जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में हुए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 45-46 में यहाँ पर प्रांतीय चुनाव हुए। उन्हीं चुनाव के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य को जैसे अभी चुना जाता है वैसे ही एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम से, जो आनुपातिक पद्धति के मतदान है उनके माध्यम से इनके चुनाव हुए। उसके परिणाम की बात अगर करें तो कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य यानी कि 208 सदस्य कांग्रेस से चुन करके आए हुए थे, और मुस्लिम लीग के मात्र 73 सदस्य और अन्य सदस्य जो थे वो 15 सीटों पर विजयी हुए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए 296 सदस्यों के निर्वाचन में कांग्रेस के 208 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि ये भारतीय संविधान सभा नहीं बल्कि कांग्रेस की संविधान सभा थी। यह भी इसका एक कमजोर पक्ष है। जिन्ना और गांधी जी इस संविधान सभा के चुनाव से बाहर रहे। ये दोनों व्यक्ति उस समय के काफी महत्वपूर्ण और जिन्ना तो विवादास्पद व्यक्ति थे, अतः ये दोनों बाहर रहे। कांग्रेसी नेताओं में देखा जाए तो अधिकांश 208 तो कांग्रेसी ही थे, जिसमें नेहरू जी, पटेल जी, कृपलानी जी, टंडन जी, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद, ये सब कांग्रेस के उस समय के जितने बड़े नेता कांग्रेसी थे सभी संविधान सभा के चुनाव में भाग लिए और सभी लगभग निर्वाचित हो गए। गैर कांग्रेसी में देखा जाए तो गैर कांग्रेसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर जी, राधा कृष्णन, के.टी. शाह, ये सब यहाँ पर चुन करके आए थे। तो गैर कांग्रेसी सदस्य बहुत कम ही थे, 15 सदस्य ही अन्य थे। तो इस तरह से हम देखते हैं अंबेडकर जी पहले पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े, लेकिन विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का भाग बन गया, अतः अंबेडकर जी वहाँ से उनको इस्तीफा देना पड़ा और पुणे से वो चुनाव लड़े थे, जहां से उनको विजयी सफलता प्राप्त हुई थी। कुछ महिला सदस्य भी संविधान सभा में थे, जिसमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, ये सब हम देखते हैं कि महिला सदस्य थे। कुल 15 सदस्य चुनाए, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो केवल 12 सदस्य रह गए। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की भी एक बड़ी भूमिका रही, जिसमें सरोजनी नायडू सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। अब त्यागपत्र देने वालों की बात अगर करें तो भारतीय संविधान सभा से 2 प्रमुख व्यक्ति जैसे जयप्रकाश नारायण जी
और तेज बहादुर सप्रोजे, इन दोनों ने संविधान सभा से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका, गैर कांग्रेसियों की भूमिका, कांग्रेसियों की भूमिका, सभी की रही। संविधान सभा के सदस्यों की बात अगर करें हम, तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सदस्य चुन करके आए थे और यहां से 55 सदस्य थे। संयुक्त प्रांत का अर्थ है, अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसमें आप उत्तराखंड को भी जोड़ेंगे। उसके बाद मद्रास से 49 सदस्य थे, बिहार से 36 सदस्य थे, मुंबई से 21 सदस्य थे, पश्चिम बंगाल से 19 सदस्य थे, मध्य प्रांत से 17 सदस्य थे, पूर्वी पंजाब से 12 सदस्य थे और देशी रियासतों से जो 93 सदस्य आना था उसमें से केवल 70 सदस्य आए। तो कुल मिलाकर के टोटल सदस्य जो हुए वो 299 हुए, क्योंकि यहां से तो इतने चुन करके आ गए। आपको 208 प्लस 73 प्लस 15 इन सब को जोड़ेंगे आप तो, और उसके बाद यहां 70 को जोड़ देंगे तो 299 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान सभा के बारे में परिचय की बात करें तो ये मोटी मोटी बातें हो गई, परीक्षोपयोगी बात है। अब देखें कि आप 1990 से लेकर के 2023 तक जो यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य प्रांतीय सिविल सेवा में प्रश्न पूछे गए हैं संविधान सभा से संबंधित, वो आपको यहाँ से प्रश्न पकड़ाएंगे। अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सोमवार 11 बजे से हुई। उसमें 211 सदस्य भाग लिए थे और फ्रांस के संविधान सभा के तर्ज पर ही हमारे यहाँ जो 211 में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो अस्थायी अध्यक्ष रहे। और अस्थायी अध्यक्ष 11 तारीख को हम देखते हैं कि राजेंद्र बाबू को बनाया गया, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे और अंत तक बने रहे, जिसकी चर्चा हम लोग संविधान सभा भाग 2 वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।